फ्रेंड्स वेलकम टू BCC क्लासेस। तो फ्रेंड्स जैसे कि आपको पता है हम एयरफोर्स ल्यूसेंट की फुल सीरीज लेकर आए हैं। ठीक है, एयरफोर्स के लिए ल्यूसेंट का मैथ्स भी करा रहे हैं, ल्यूसेंट की फिजिक्स भी स्टार्ट कर दी है। ठीक है, और कुछ ही टाइम बाद हम ल्यूसेंट की इंग्लिश भी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, ल्यूसेंट की इंग्लिश। ठीक है भाई, तो साथियों आज हम चैप्टर नंबर 7 डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 7 है हमारा घर्षण। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 हमने डिस्कस किया था पहले पिछली वाली वीडियो में, विरत्य गति। ठीक है, तो आज आता है हमारा चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 क्या है? घर्षण मतलब फ्रिक्शन। ठीक है, अब देखते हैं घर्षण, समझते हैं क्या होता है। तो घर्षण क्या है? घर्षण है वस्तुओं का वह गुण, चलो एक बार अंडरलाइन करके पढ़ते हैं, एक सेकेंड यार। हाँ, वस्तुओं का वह गुण जिसके कारण संपर्क में आने पर वे अपनी आपेक्षिक गति का विरोध करते हैं, क्या कहलाता है? घर्षण कहलाता है। समझते हैं। मान लिया कि वस्तुओं का वह गुण, मान लिया कि कोई वस्तु है वो इस तल पर गति कर रही है और वो इधर को गति कर रही है। ठीक है, तो इसकी जो आपेक्षिक गति मान लिया कि इस तरफ को हो रही है, और जो इसका विरोध एक बल होता है, एक बल जो इसका विरोध करता है, ठीक है, उसे बोलते हैं हम घर्षण बल। जो बल इसका विरोध करने का कार्य करता है उसे बोलते हैं हम घर्षण बल। ठीक है, समझते हो यहाँ पर आप? हाँ, वस्तु का वह गुण जिसके कारण संपर्क में आने पर वे अपनी आपेक्षिक गति या रिलेटिव मोशन का विरोध करती हैं, क्या कहलाता है? घर्षण कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं घर्षण बल क्या होता है। तो घर्षण बल वह बल होता है जो वस्तुओं के मध्य आपेक्षिक गति या आपेक्षिक गति की प्रकृति का विरोध करता है, और जो संपर्क सतह के स्पर्श रेखीय मतलब स्पर्श रेखीय दिशा में कार्य करता है। वही बता तो दिया, जैसे कि अभी आपको एग्जांपल लेके मान ले कि कोई वस्तु इस पर मोशन कर रही है, गति कर रही है। ठीक है, आपेक्षिक गति कर रही है, मान ले इस तरफ, तो वस्तुओं पर नीचे इसकी इस तरफ जो बल वर्क कार्य करेगा, फोर्स जो वर्क कार्य करेगा, तो ठीक है, तो जो फोर्स वर्क करेगा यहाँ पर उसे क्या बोल लेंगे हम? घर्षण या फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, घर्षण बल या फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है भाई, तो घर्षण बल का मुख्य कारण दोनों वस्तुओं के बीच संपर्क सतहों के परमाणु तथा अणुओं के बीच लगने वाला वैद्युत चुंबकीय बल है। कौन सा बल है? वैद्युत चुंबकीय बल। क्या कि घर्षण बल का मुख्य कारण क्या है? मतलब घर्षण बल किस, अब एक क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, भाई घर्षण बल किस बल के कारण उत्पन्न होता है? तो वो किसके? वैद्युत चुंबकीय बल के कारण उत्पन्न होता है। क्या? एक सेकंड देखते हैं यहाँ पर कि घर्षण बल का मुख्य कारण दोनों वस्तुओं के बीच संपर्क सतहों के परमाणु तथा अणुओं, मॉलिक्यूल्स और एटम्स के बीच वाला वैद्युत चुंबकीय बल है। ठीक है, सतह की अनियमितता एवं आणविक बलों के कारण ही घर्षण की उत्पत्ति होती है। ठीक है भाई, सतह की अनियमितता और आणविक बलों के कारण क्या होती है? घर्षण की उत्पत्ति होती है। चलो देखते हैं। सेकंड में आता है हमारा स्थैतिकी घर्षण। स्थैतिक घर्षण क्या होता है भाई? स्थैतिक घर्षण होता है किसी वस्तु की विराम अवस्था में उस वस्तु पर लग रहे बाह्य बलों को प्रतिसंतुलित करने वाला बल स्थैतिक घर्षण बल कहलाता है। कहने का मतलब, कोई वस्तु है और उस पर बाहर से जो बल लग रहे हैं और उसके अंदर भी एक बल होगा, आंतरिक बल होगा। ठीक है, उसके अंदर क्या होगा? एक फोर्स होगा जो उसे संतुलित बनाए रखेगा। क्या बनाएगा? संतुलित करेगा। और जो वही बल का कहलाएगा स्थैतिक। एक ही स्थिति में एक ही जगह रोके रखना, मतलब एक ही जगह रखेगा, जो वो किसे क्या बोलेंगे? स्थैतिक घर्षण। ठीक है भाई, तो क्या कि किसी वस्तु की विराम अवस्था में उस वस्तु पर लग रहे बाह्य बलों को प्रतिसंतुलित करने वाला घर्षण बल स्थैतिक घर्षण बल कहलाता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो नेक्स्ट देखते हैं 3, सीमांत या चरम घर्षण बल। सीमांत या चरम घर्षण बल क्या होता है देखते हैं भाई। क्या? सीमांत या चरम घर्षण बल स्थैतिक घर्षण का वह अधिकतम मान, जो अभी बताया स्टैटिक फ्रिक्शन का वह अधिकतम मान, मतलब मैक्सिमम वैल्यू, जब कोई पिंड किसी सतह के ठीक पर क्या होता है? ठीक फिसलने की स्थिति में आ जाता है, उसे क्या बोलते हैं? सीमांत घर्षण बल। क्या समझते हो कि सीमांत घर्षण या चरम घर्षण बल क्या होता है? कि स्थैतिक घर्षण बल का वह मैक्सिमम वैल्यू, वह अधिकतम मान, जिस पर वो क्या आने की, फिसलने की स्थिति में आ जाता है, फिसलने की कंडीशन में आ जाता है, तो उसे क्या बोलना है? घर्षण बल।
ठीक है भाई। चलो बात आती है फिर घर्षण के नियम। घर्षण के नियम हाँ देखते हैं। घर्षण के नियम क्या होते हैं भाई कि सीमांत घर्षण बल की, पहला नियम देखते हैं, सीमांत घर्षण बल की दिशा उस दिशा के विपरीत होती है जिस दिशा में वस्तु के गति करने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है भाई, क्या सीमांत घर्षण बल की दिशा जो होती है उस दिशा के विपरीत होती है जिस दिशा में वस्तु के गति करने की प्रवृत्ति होती है। कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। सेकंड देखते हैं रूल नंबर सेकंड में क्या बोल रहा है कि घर्षण बल सदैव दो वस्तुओं की संपर्क सतहों के स्पर्श रेखीय कार्य करता है। क्या घर्षण बल सदैव किसके दो वस्तु होनी चाहिए, उनके क्या इनके स्पर्श रेखीय कार्य करता है। ठीक है, चलो देखते हैं रूल नंबर थ्री में क्या बोला कि सीमांत घर्षण बल का मान F, अभिलंब प्रतिक्रिया बल क्या है यहाँ पर R, एक दूसरे के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं, अर्थात F समानुपाती R। तो कहने का मतलब जितना हमारा नीचे घर्षण बल लगेगा उतना ही ऊपर की ओर प्रतिक्रिया बल कार्य करता है। दोनों की क्या होते हैं, एक दूसरे के समान अनुपाती, मतलब समान अनुपात में लगाए जाते हैं भाई। ठीक है, क्या सीमांत घर्षण बल का मान अब प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 4, क्या कि दो सतहों के बीच लगने वाला सीमांत घर्षण बल वस्तुओं की संपर्क सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। क्या कि वस्तुओं का संपर्क सतह उनके क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता जब तक कि अभिलंब प्रतिक्रिया बल समान है। ठीक है, जब तक कि क्या है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल क्या है, समान है। रूल नंबर 5 में देखते हैं हम क्या कि सीमांत घर्षण बल का मान संपर्क सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है। क्या कि सीमांत घर्षण बल का मान जो निर्भर करता है वो वस्तु की संपर्क सतहों पर निर्भर करता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है भाई, देखते हैं रूल तो हमारे क्लियर हो चुके हैं। अब बात आती है गतिक घर्षण। गतिक घर्षण क्या होता है? गतिक घर्षण होता है गति के दौरान तलों के बीच लगने वाले घर्षण बल को गतिक घर्षण बल कहते हैं। क्या, जब कोई वस्तु मोशन करती है, ठीक है, तो गति के टाइम मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है, गतिक घर्षण, जब एक वो करती है, क्या मोशन करती है कोई वस्तु, तो उस पर एक घर्षण बल उत्पन्न हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं हम, गतिक घर्षण बल, जिसे F से प्रदर्शित करते हैं, तथा इसका मान सीमांत स्थैतिक घर्षण बल Fs मैक्सिमम से कम होता है। सीमांत को क्या बोलेंगे, Fs, और गतिक घर्षण बल को क्या बोलेंगे, F। ठीक है भाई, हाँ, तो इसका मान क्या होता है, सीमांत घर्षण बल के मान से क्या होता है, कम होता है। पिंड पर लगने वाले गतिक घर्षण बल का मान लगभग नियत रहता है। किसी भी पिंड पर लगने वाले गतिक घर्षण बल का मान क्या रहता है, हमेशा नियत रहता है, क्योंकि ये क्या करता है, यह पिंड की चाल पर निर्भर नहीं करता है। क्योंकि क्या नहीं करता है, पिंड की चाल पर निर्भर नहीं करता। तो क्या होता है भाई, किसी भी पिंड पर लगने वाले गतिक घर्षण बल का मान क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, क्योंकि वो पिंड की चाल पर निर्भर नहीं करता। रीजन भी बता दिया है। हाँ, और फिर बात आती है गतिक घर्षण के प्रकार। गतिक घर्षण के प्रकार, गतिक घर्षण कितने प्रकार का होता है देखते हैं हम। पहला क्या है, सर्पी घर्षण। क्या होता है पहला, सर्पी घर्षण। तो क्या जिसमें सर्पी घर्षण में क्या है, जब एक वस्तु किसी अन्य वस्तु पर फिसलती है, जब एक वस्तु किसी अन्य वस्तु पर फिसलती है तो उनकी संपर्क सतहों के मध्य जो घर्षण बल उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं हम, सर्पी घर्षण। कहने का मतलब जब कोई एक वस्तु किसी अन्य वस्तु, मान ले कि इस वस्तु के ऊपर ये फिसल रही है, तो इनकी संपर्क सतह, इनके बीच मध्य यहाँ पर उत्पन्न होने वाला बल क्या हो जाएगा, सर्पी घर्षण। ठीक है, समझ गए होगे आप। देखते हैं सेकंड नंबर, गोलीय या लोटनी घर्षण। क्या, गोलीय या लोटनी घर्षण, जब एक वस्तु किसी अन्य वस्तु पर लुढ़कती है। क्या, एक वस्तु है ऐसी, इस टाइप से कोई वस्तु, उस पर ये इस टाइप से लुढ़कती हुई आ रही है। ठीक है, ये लुढ़कती ऐसे आ रही है। तो कहने का मतलब जब एक वस्तु किसी अन्य वस्तु पर लुढ़कती है तो उनकी संपर्क सतहों के मध्य लगने वाला घर्षण बल क्या कहलाता है, गोलीय घर्षण बल या लोटनी घर्षण बल कहलाता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखते हैं नोट में कि गोलीय घर्षण बल सर्पी घर्षण बल से बहुत कम होता है। क्या कि जो गोलीय घर्षण बल है वो लुढ़कने का जो वर्क कर रही है किसी दूसरी वस्तु पर, वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा कम होता है। किससे, सर्पी घर्षण बल। एक वस्तु जो किसी वस्तु पर फिसलने का, मान ले कि इस पर फिसल के आ रही है, तो क्या सर्पी घर्षण बल इससे बहुत ज़्यादा
किससे, गोलीय घर्षण बल से बहुत ज़्यादा अधिक होता है। ठीक है भाई, चलो देखते हैं 7 नंबर, क्या, स्थैतिक घर्षण गुणांक। स्थैतिक घर्षण गुणांक क्या होता है, दो संपर्क सतहों के मध्य सीमांत घर्षण बल Fs मैक्सिमम और अभिलंब प्रतिक्रिया बल एक दूसरे के क्या होते हैं, समानुपाती। बताया भी पहले, तो क्या होता है यहाँ से Fs मैक्सिमम समानुपाती किसके होता है, प्रतिक्रिया बल, मतलब R के समानुपाती। तो Fs बराबर हम एक यहाँ से गुणांक लेंगे, वो एक कांस्टेंट लेंगे, कांस्टेंट हमने लिया μs, जिसे हम क्या बोलेंगे, स्थैतिक घर्षण गुणांक। अर्थात μs बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से, यहाँ μs है ना यहाँ पर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, μs बराबर हो जाएगा, पूर्ण में ले आएंगे, इसे इधर ले आएंगे R को, सॉरी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, μs बराबर Fs मैक्सिमम अपॉन R। तो समझ गए होगे आप क्या, अर्थात इसमें देखा नोट में लिखा हुआ है क्या, कि घर्षण बल का कोई मात्रक नहीं होता, क्योंकि यह क्या है, एक नंबर है, संख्या है। ठीक है, इसका घर्षण बल का कोई मात्रक नहीं होता। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है एग्जाम में कि घर्षण बल का मात्रक क्या होता है, तो ठीक है, और ऑप्शन दे देता है उसमें 2-3, तो इसका मतलब होता है कि भाई सीमांत उसके घर्षण बल का कोई मात्रक है ही नहीं। ठीक है भाई, और फिर बात आती है गतिक घर्षण गुणांक। वही बात कि दो संपर्क सतहों के मध्य गतिक घर्षण बल अभिलंब प्रतिक्रिया बल की क्या होता है, समानुपाती होता है। वही अपना पहले बताया मैंने आपको, तो F के बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से F के समानुपाती क्या हो जाएगा, R F के समान, क्योंकि भाई प्रतिक्रिया बल जो समानुपाती होता है सीमांत घर्षण बल और गतिक घर्षण बल के समानुपाती होता है। यहाँ से क्या मिलेगा हमें, F के समानुपाती क्या है, R, तो F के बराबर क्या होगा भाई, म्यू के, F के बराबर म्यू के, म्यू क्या है यहाँ से, म्यू के हमने लिया भाई कांस्टेंट लिया, जिसे बोलेंगे हम गतिक घर्षण गुणांक। अर्थात यहाँ से गतिक घर्षण गुणांक निकाल देंगे, तो गतिक घर्षण गुणांक कैसे निकाल लोगे, म्यू के बराबर F के, क्योंकि म्यू के तो अब इधर रखोगे, R को अपॉन में ले आओगे, तो क्या हो जाएगा, म्यू के बराबर F के अपॉन R। तो यहाँ से क्या होगा, ये हमारा म्यू के निकल के आ गया। तो नोट में देखते हैं क्या, कि गतिक घर्षण गुणांक म्यू के का मान स्थैतिक घर्षण गुणांक μs की तुलना में हमेशा कम होता है। जैसे कि आपको पहले ही बताया क्या, कि गतिक घर्षण गुणांक या गतिक घर्षण बल का मान स्थैतिक घर्षण बल की तुलना में क्या होता है, कम होता है। ठीक इसी प्रकार क्या, स्थैतिक घर्षण गुणांक का मान, सॉरी गतिक घर्षण गुणांक का मान स्थैतिक घर्षण गुणांक के मान की तुलना में क्या होता है, हमेशा कम ही होता है। ठीक है, चलो इसके क्या, गतिक घर्षण गुणांक निम्न बातों पर निर्भर करता है। पहली बात क्या है, कि संपर्क में स्थित सतहों के पदार्थों की प्रकृति पर, किस पर, जो घर्षण गुणांक होता है वो निर्भर क्या करता है, संपर्क में स्थित सतहों के पदार्थों की प्रकृति पर। दूसरा, परिष्कृत सतह पर। तीसरा, सतहों के ताप पर, किस पर, सतहों के ताप पर निर्भर करता है। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो देखते हैं नेक्स्ट। हाँ, 10 पॉइंट आता है हमारा, पॉइंट नंबर 10 में क्या बोला, कि घर्षण कोण क्या होता है। देखिए, अभिलंब प्रतिक्रिया तथा सीमांत घर्षण के परिणामी बल P एवं अभिलंब प्रतिक्रिया बल R के मध्य बनने वाला कोण क्या कहलाता है, घर्षण कोण कहलाता है। समझ रहे हो आप क्या, कि अभिलंब प्रतिक्रिया तथा सीमांत घर्षण के परिणामी P पर एवं अभिलंब प्रतिक्रिया बल R के मध्य जो बल लगेगा उसे क्या बोला हमने, हमने घर्षण कोण। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, इसको लैम्बडा से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात यहां से देखते हैं अब, चलो हाँ फिगर में देखते हैं, ये क्या होगा, यहां से प्रतिक्रिया बल और ये सीमांत घर्षण बल Fs मैक्सिमम। ठीक है भाई, और उनके मध्य एक बल कार्य करता है। ठीक है, उनके मध्य जो एक बल कार्य कर रहा है, ठीक है, तो उसके जहां पर वो बल कार्य करता है और प्रतिक्रिया बल, उसका प्रतिक्रिया बल के साथ जो एंगल होगा, जो कोण होगा, उसे क्या मतलब प्रतिक्रिया बल और अभिलंब प्रतिक्रिया बल के साथ जो मध्य जो एंगल होता है उसे क्या बोलते हैं हम, घर्षण कोण। क्या, एक बार देखते दोबारा आपको यहाँ समझा दूं मैं क्या, अभिलंब प्रतिक्रिया एवं सीमांत घर्षण बल के परिणामी एवं अभिलंब प्रतिक्रिया बल के मध्य बनने वाला कोण क्या कहलाता है, घर्षण कोण कहलाता है। देखते हैं एक सेकंड, क्या भाई, अभिलंब प्रतिक्रिया बल
प्रतिक्रिया बल ये होगा और सीमांत घर्षण बल ये होगा। इनके मध्य एक परिणामी होगा, मध्य जो परिणामी आया उसके और अभिलंब प्रतिक्रिया बल के बीच में जो एंगल बनेगा उसे क्या बोलेंगे हम, घर्षण कोण बोलेंगे। यहाँ से क्या निकालते हैं हम, यहाँ से tan लैम्डा, tan निकालते हैं तो tan बराबर क्या होता है, यहाँ से पहले बताइए 90 डिग्री का, यहाँ से एक मिनट यहाँ से निकालते हैं 90 डिग्री का, तो क्या होता है लंब, एंगल तो यहाँ बनना है ना, तो लंब इस tan ये लेंगे तो एफएस मैक्सिमम लंब बटे आधार, आधार क्या होगा यहाँ से ये पूरा प्रतिक्रिया बल, ये तो क्या होगा प्रतिक्रिया बल, यहाँ से एफएस मैक्सिमम क्या होगा भाई सीमांत घर्षण बल। तो यहाँ से क्या निकल गया tan लैम्डा बराबर लैम्डा के सामने वाला लंब बटे आधार क्या यहाँ से आर, तो यहाँ से क्या निकल गया tan लैम्डा बराबर एफएस मैक्सिमम अपॉन आर। कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमें पता है क्या एफएस मैक्सिमम बराबर होता है म्यू एस इंटू आर, एफएस मैक्सिमम की जगह पुटअप कर देंगे तो यहाँ से क्या निकल गया tan लैम्डा बराबर म्यू एस इंटू आर, आर से आर कैंसिल आउट कर देंगे तो म्यू एस बराबर किसके आ गया tan लैम्डा के, क्या यहाँ से क्या मिल गया हमें म्यू एस बराबर tan लैम्डा। अब नोट में देखते हैं क्या कि म्यू एस का मान 1 से कम होता है, अतः लैम्डा का मान क्या होगा सदैव 45 डिग्री से कम होगा, क्योंकि म्यू एस का मान क्या होगा हमेशा 1 से कम होता है। भाई म्यू एस का मान हमें पता है क्या 1 से कम होता है, इसलिए इसका लैम्डा का मान जो होगा हमेशा 45 डिग्री, क्योंकि हमें पता है भाई tan 45 का मान कितना होता है 1, और 1 से तो कम ही लेना है तो 45 से भी कम ही लेना होगा। ठीक है भाई, चलो बात आती है पॉइंट नंबर 11। पॉइंट नंबर 11 क्या है, हाँ विराम कोण। विराम कोण क्या होता है, जब वस्तु किसी नत तल पर ठीक फिसलने की अवस्था में हो तब नत तल के द्वारा क्षैतिज के साथ बनाया गया न्यूनतम कोण। क्या, जब कोई वस्तु किसी, मतलब देखते हैं एक बार यहाँ पे बताता हूँ, जब कोई वस्तु किसी नत तल पर, नत तल ये हुआ, उस पर ठीक फिसलने की कोई वस्तु है ये होगी, उस पर ठीक फिसलने की उस स्थिति में है तो उस पर उसके द्वारा क्षैतिज ये है, और यहाँ पर जो क्षैतिज पर जो बना कोण, ये जो बना कोण इसे क्या बोलेंगे हम विराम कोण, जिसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, जिसे क्या करते हैं अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है भाई, चलो अब देखते हैं यहाँ से क्या, यहाँ दिया हुआ है घर्षण बल। घर्षण बल तो ऐसा होगा जो सामने की ओर लग रहा है, तो घर्षण बल इसके द्वारा नीचे की ओर जो लग रहा है, तो एफ बराबर क्या निकल के आया था एम जी इंटू साइन अल्फा। ठीक है भाई, चलो और आर मतलब प्रतिक्रिया बल, एक तो एक दूसरे के विपरीत हैं, तो यहाँ से क्या लिया कि ये एफ बराबर क्या होगा, इसके दोनों इक्वल लगाएंगे तभी तो एक उस पर टिकी रहेगी, विराम अवस्था में रुकी रहेगी, और ये प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर लग रहा है, ये किसके इक्वल होना चाहिए एम जी कोस अल्फा के। भाई तभी तो वस्तु एक विराम अवस्था में रुकी रहेगी। ठीक है भाई, विराम कोण तभी तो निकलेगा जब कोई विराम अवस्था में है वस्तु, तो इसका मतलब प्रतिक्रिया बल और घर्षण बल जो होते हैं वो एम जी, देखो घर्षण बल तो किसके समानुपात वो इक्वल होगा एम जी साइन अल्फा के, और प्रतिक्रिया बल किसके बराबर होगा एम जी कोस अल्फा के। तो यहाँ से नहीं मिल गया हमें क्या एफ बराबर, क्या एफ बराबर मिल गया यहाँ से एम जी साइन अल्फा और आर बराबर एम जी कोस अल्फा। तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को हमने डिवाइड कर दिया सेकंड से, तो क्या निकल गया एफ अपॉन आर इज इक्वल टू क्या होगा एम जी से एम जी कैंसिल आउट, साइन अल्फा बटे कोस अल्फा क्या होगा tan अल्फा। ठीक है भाई, अतः क्या, क्योंकि हमें पता है क्या भाई एफ अपॉन आर, एफ मैक्सिमम अपॉन आर बराबर क्या होता है म्यू एस, तो एफ अपॉन आर बराबर क्या होता है म्यू एस, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा म्यू एस बराबर एफ अपॉन आर की जगह यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर देंगे म्यू एस, तो म्यू एस बराबर tan इंटू अल्फा मतलब tan अल्फा। क्या म्यू एस बराबर क्या आ गया यहाँ से tan अल्फा। तो घर्षण जो विराम कोण क्या होगा tan अल्फा, विराम कोण क्या होता है अल्फा, तो यहाँ से म्यू एस बराबर क्या रिलेशन निकल के आता है म्यू एस बराबर tan अल्फा, क्योंकि हमें पता है पीछे हमने निकाला है क्या जो घर्षण कोण है और विराम कोण है दोनों किसके इक्वल आ रहे हैं म्यू एस के। अगर मैं इन दोनों में रिलेशन बुझूं तो आपसे क्या बताओगे कि tan अल्फा बराबर किसके होगा tan लैम्डा के। क्या tan लैम्डा बराबर किसके होगा tan अल्फा के, क्योंकि हमें पता है कि ये भी म्यू एस के इक्वल होता है, ये भी म्यू एस के इक्वल होता है। घर्षण को लैम्डा तो क्या होता है घर्षण कोण और अल्फा क्या होता है विराम कोण। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। लास्ट, ठीक है, या हम क्या लिख सकते हैं भाई दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो यहाँ से क्या मिल सकता है हमें कि या लैम्डा बराबर किसके है अल्फा के, यानी घर्षण कोण और विराम कोण एक दूसरे के क्या होते हैं बराबर होते हैं। ठीक है, चलो भाई देखते हैं। हाँ, क्या रुच या खुरदरे आनत तल पर वस्तु की गति दो टाइप से होगी, एक तो क्या ऊपर की ओर
और एक नीचे की ओर, क्या रुच या खुरदरे तल पर, देखो ऐसे इस टाइप से जो कोई तल है मान लिया, एक तो या तो ऊपर की ओर जा सकती है या फिर नीचे की ओर, दो तरीके से गति होगी। यदि ऊपर की ओर गति होती है तो क्या होगा भाई, ऊपर की ओर गति होती है तो क्या, जब वस्तु नत तल पर ऊपर की ओर वस्तु मतलब कार्य करती है तो उनके बीच में एक त्वरण उत्पन्न हो जाता है, जिसे बोलते हैं हम ए बराबर जी तो बाहर लिया हमने गुरुत्वीय त्वरण साइन थीटा प्लस म्यू के मतलब गति के घर्षण गुणांक इंटू कोस थीटा। ठीक है भाई, चलो। वो नीचे की ओर होती है तब डाउनवर्ड होती है मतलब, हाँ, तो यहां से नीचे की ओर गति होती है जब वस्तु नत तल पर नीचे की ओर गति करती है तो उसमें एक त्वरण उत्पन्न होता है, जिसे क्या बोलते हैं, ए बराबर जी साइन थीटा माइनस का म्यू के इंटू कोस थीटा। कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, ठीक है, चलो। सो फ्रेंड्स, कंप्लीट हो चुका है हमारा, कोई प्रॉब्लम अब तक नहीं होने वाली होगी। ठीक है भाई, अगर कुछ किसी चीज़ को समझने में प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, कुछ भी इसके रिगार्डिंग कुछ भी प्रॉब्लम आती है कॉल करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है भाई, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, और हाँ, इस वीडियो की अगर आप पीडीएफ चाहते हो तो पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। ठीक है, और प्रीवियस वीडियो को देखने के लिए आई बटन पर क्लिक कीजिए। तो अब तक हमने आपको 7 चैप्टर तक फ्रिक्शन तक हमने कंप्लीट करा दिया है। और ठीक है, ल्यूसेंट का मैथ्स भी रेगुलर किया हुआ है हमने। अगर कोई इसके रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और अगर कुछ वैसी भी प्रॉब्लम है, अगर आप कमेंट नहीं कर सकते आप कॉल करके पूछ सकते हो। ठीक है भाई, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय, टेक केयर।